नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम बात करेंगे जरा बलूचिस्तान की कि बलूचिस्तान में क्या प्रॉब्लम है और खास तौर पे इंडिया को उसमें इतना क्या इंटरेस्ट है। जो हम देखते रहते हैं कि इंडियन मीडिया उस पर बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, और काफी आगे तक बात बढ़ जाती है और उसके बाद आप देखते ही हैं कि एक तरह का काफी माहौल जो है वो खराब सा हो जाता है। तो उस बारे में हम बात करेंगे क्योंकि जब कश्मीर की बात होती है तो भारत की तरफ से कहा जाता है कि जी ये इंडिया का मामला है, पाकिस्तान ना बोले, जबकि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और पाकिस्तान हमेशा से ही उसमें इन्वॉल्व रहा है। लेकिन बलूचिस्तान में जो है वो भारत की तरफ से मदाखलत क्यों होती है और ये सारा क्या कुछ हो रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको तारुफ करा दूं जो हमारे साथ आज लोग हैं, हमारे जो मेहमान हैं। जी, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने। आप डिफेंस एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान आर्मी में कई साल रह चुके हैं और आप देखते ही रहते हैं उनको डिफरेंट टीवी चैनल्स पे, पाकिस्तान के भी और भारत के भी। इसके अलावा जी हमें भारत से ज्वाइन किया है मेजर गौरव आर्या ने। आप टीवी होस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, स्पीकर भी हैं और मेजर साहब एक बड़ा जबरदस्त शो संडे को होस्ट करते हैं और उसमें जो फॉर्मेट करते हैं आज हम मेजर साहब की इजाजत से उस फॉर्मेट को जरा इधर लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो बहुत शुक्रिया कि मेजर साहब और ब्रिगेडियर साहब आपने ज्वाइन किया और साथ ही हमें ज्वाइन किया है वैभव सिंह जी ने, जो कि जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट है। इसके अलावा अपना बड़ा ही एक जबरदस्त सा यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं डिफेंसिव ऑफेंस के नाम से। बहुत शुक्रिया वैभव जी कि आप आए, थैंक यू सो मच। तो जी सबसे पहले मैं मेजर गौरव आपकी तरफ ही चलूंगी। जी क्या बताइए। इंटरेस्ट है आप लोगों को इतना ज्यादा? खास तौर पे आपको मैं देखती हूँ कि आप बहुत ज्यादा एक्टिव हैं बलूचिस्तान इशू को लेकर और बहुत सारे लोगों का आपने और वैभव जी ने इंटरव्यू भी किया है और जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े आपसे नाराज हैं कि जी ऐसा क्यों करते हैं। तो क्या इंटरेस्ट है भारत का बलूचिस्तान में? देखिए, भारत का क्या इंटरेस्ट है ये तो मैं नहीं कह सकता, वो तो कोई सियासी जो पार्टी है या सियासी लोग हैं वही बताएंगे। मैं अपना बता देता हूँ मेरा क्या इंटरेस्ट है। पहली तो चीज आरजू जी, हमने कभी ये नहीं बोला कि पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाता है। ये भारत ने कभी नहीं। आप जरूर उठाएं, आपका हक है उठाने का मुद्दा। आप यूएन में उठाएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां पे पाकिस्तान को ठीक लगे पाकिस्तान वहां पे कश्मीर का मुद्दा उठाए। प्रॉब्लम है जब पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स कश्मीर में आते हैं और कश्मीर में कत्लो गारत करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पीच दी थी जिसमें बोला था कि पिछले 30 साल में 42,000 से ज्यादा अफराद वहां पे हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। तो एक बात हमें यह समझनी पड़ेगी कि हम जो बलूचिस्तान की बात करते हैं, राइट, हम जो बलूचिस्तान की बात करते हैं, अक्सर पाकिस्तान में पाया जाता है कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी जो तकरीर देते हैं इसमें या फिर कोई कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं, उसमें कहते हैं साहब कि जो कश्मीर का मसला है यूएन से रिकॉग्नाइज्ड है, इसलिए ये वैलिड है। देखिए, ऐसी बात नहीं। यूनाइटेड नेशंस जो बना था, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 1945 में बनी थी, राइट, और करीब 75 साल, अगर मेरा कैलकुलेशन गलत नहीं है तो 75 साल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले के मसले जो भी थे वो सब झूठे थे, ऐसा नहीं है। बात ये होती है कि अगर कुछ लोग डिससैटिस्फाइड हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। और आप लोग बेशक कश्मीर की बात करें, जरूर बात करें, एज लॉन्ग एज देयर इज नो वायलेंस। इशू तब है जब अब्दुल बासित साहब जो हाई कमिश्नर थे इंडिया में पाकिस्तान के, जब वो कहते हैं साहब कि हथियार उठाना जायज है और वहां पे जो तंजीमें हैं वो उनको हम सपोर्ट करना चाहिए, दुनिया को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो जायज है। और फिर उन्होंने पता नहीं कौन सी एक अग्रीमेंट का भी हवाला दे दिया कि साहब ये करना बहुत बढ़िया है और सभी ये जायज है एज पर इंटरनेशनल लॉ। वो गलत बात है। मुझे लगता है अब्दुल बासित साहब ने गलत बात करी, सही बात नहीं करी। कोई इंटरनेशनल लॉ ये नहीं कहता कि आप टेररिस्ट को भेजें किसी और मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। जहां तक कराची स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक का मामला है जो बीएलए ने ओन करा है, मैंने साफ एक बात बोल दी है और ये मैं बार बार बात ये कहता हूं, दोबारा आपकी शो में आरजू पॉइंट ऑफ व्यू पे रिपीट कर रहा हूं मैं, कि सब जिसमें कोई नॉन कॉम्बैटेंट मारा जाए, कोई भी नॉन कॉम्बैटेंट हो, वो गलत है। यू हैव नो राइट टू किल अ वुमन, अ चाइल्ड और अ नॉन कॉम्बैटेंट। वो जवान हो, बुजुर्ग हो, आपने उसको मारा, गलत है। चाहे वो कश्मीर में मरे, चाहे वो बलूचिस्तान में मरे, चाहे वो कराची में मरे, चाहे इंग्लैंड में, कहीं पे भी मरे, नॉन कॉम्बैटेंट को हाथ मत लगाइए। ये गलत बात है, ये मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। बलोच अगर लड़ रहे हैं, आप जरूर लड़ें। जहां पे आपने नॉन कॉम्बैटेंट को हाथ लगाया, देन ऑल बेट्स आर ऑफ। देन आई एज अ फॉर्मर आर्मी ऑफिसर विल नॉट सपोर्ट। और ये मैंने जो मेरा वीडियो पहले वायरल हुआ था ना,
जिसमें बोला था कि साहब आप मैंने उसमें बोला था ट्रेनिंग करो, मैंने उस वीडियो में भी बोला था, इफ यू सी somebody with his family, उसमें आपने देखा होगा, इफ यू सी somebody with your family, don't touch him. परिवार के साथ कोई हो, खानदान के साथ हो, औरत बच्चे, कभी आप टच ना करें। बाकी हमारे अपने इंटरेस्ट्स हैं। बलूचिस्तान को हम, जैसे आप कश्मीर चाहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आपका एक नारा है, पाकिस्तान में बड़ा फेमस नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम लोगों का ये नारा है कि बलूचिस्तान बनेगा आजाद। हम ये नहीं चाहते कि बलूचिस्तान भारत का हिस्सा बने, बिल्कुल भी नहीं। बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बने, ये हम चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये बस आपका मौजू और हमारा मौजू, इसकी लड़ाई है। बिल्कुल ठीक मेजर साहब, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी और मैं बिल्कुल जवाब में लूंगी ब्रिगेडियर साहब से। जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या जवाब देंगे मेजर साहब? देखिए, बात ये है कि कश्मीर के बारे में तो 1948 ऑनवर्ड ये डिस्प्यूटेड एरिया है। इट्स आई एम श्योर कि मेरे गौरवार और इंडिया में जवाहरलाल नेहरू खुद गए थे यूनाइटेड नेशंस में, वहाँ जाके कहा और एक्सेप्ट किया यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के वहाँ पे प्लेबिसाइट होना चाहिए। कश्मीरी अपनी मर्जी से फैसला करें कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। इसके बाद से ये हमेशा से मसाइल चलते आ रहे हैं। ओके, दैन शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट में भी ये डिसाइड हुआ कि फिर डिसाइड हुआ ये बायलैटरल इशू है, हम दोनों मिल के इस का मसला हल करेंगे। ओके, वो भी बात चल रही। अब इशू ये आ गया कि जब 5 अगस्त 2019 को जाके ऑटोमेटिकली एक यूनिलेटरली आपने 370 रिवोक कर दिया, आपने उसके बाद 35A कर लिया और वहाँ पर यूनियन फ्लैग लगा दिया। नाउ दैट इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल। मैं तो हैरान हूँ कि यूनाइटेड नेशन ने खुद इस पर क्यों नहीं किया। इतने चार्टर्ड हैं, इतने ज़्यादा उस पर बातें हुई हैं और फिर 2 मुल्कों के हैं, तो बेहतर है कि इसको बैठ के मिसाइल कॉल करें, बजाय आज के आप यूनिलेटरली कर लें। ये तो एक डिस्प्यूटेड इशू हो गया। अब मैं बात करता हूँ बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान इज़ एन इंटेग्रल रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड, ये पाकिस्तान का एक बहुत अहम सूबा है, जो कि हमारा हक है कि हम उसमें कितने डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। हमें पता है कि पाकिस्तान वहाँ पर क्या कुछ कर रहा हो, बलोच भाई हों, हमारे पश्तून भाई हों या सिंधी भाई हों या पंजाबी हों, वी आर ऑल मेड इन पाकिस्तान। सो उसके ऊपर तो कोई इशू किसी का हक नहीं है। आपको कोई इंडिया का स्टिल फील के दे नो क्वेश्चन कि आप बलोचिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करें, क्योंकि पाकिस्तान देखें, ISI और रॉ हैव बीन एंगेज्ड इन अगेंस्ट ईच अदर। जब एक तरफ से पत्थर आएगा तो दूसरी तरफ पत्थर जरूर जाएगा। वी मस्ट एग्री, कोई भी होगा। ये एक रॉ ने भी किया तो ISI ने भी किया, जरूर किया और करना चाहिए दोनों को। अगर एक करता है दूसरी का तो दैट मीन दे आर वीक। एक तो ये इशू हो गया, इसको तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, 1 2 3 4 5 ये कुछ अरसे से पाकिस्तान इज नॉट डूइंग एनीथिंग इन कश्मीर। द रीजन इज कि इस वक्त देखें आप लोगों ने वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ उनके जुल्म कर रहे हैं, वो अब कश्मीरी नौजवान बुरहान वानी की एक्चुअली 2016 के बाद से ज़्यादा कश्मीर में स्ट्रगल शुरू हो गई। बुरहान वानी की शहादत के बाद वहाँ पर उसने एक नई शम्मा जलाई है आज़ादी के लिए। वो जवान बच्चे हैं, अट्रॉसिटी जब होंगी, जब जुल्म होगा, तो वो वहाँ के बच्चे जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। अब दैट इज़ अ टाइम कि अब वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। आपके सामने भी फिर एक यासीन निकू को मारा गया, फिर उसके बाद इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। जब एक साल में आप पूरे 80 से 90 लाख कश्मीरियों को लॉकडाउन में ले जाएंगे और वहाँ पर आप उनके बेचारों के कारोबार तबाह कर दिए, वहाँ पर आपने पूरे ऑर्चर्ड जो हैं उनके, वो ज़मीन से दरख्तों को काट दिया आरे से। मैंने खुद वीडियो देखी है, इंडियन आर्मी के लोग कर रहे हैं वहाँ पर, या फॉरेस्ट लोग हैं खाकी यूनिफॉर्म में, मैंने उनको देखा है। फिर उसके बाद वहाँ पर जो अभी आपने हर चीज़ उनको दुनिया से कट ऑफ करके रख दिया। आप बताइए कि क्या इस तरीके से वहाँ किया जाता है? फिर यूनाइटेड नेशन के चार्ट, जो बासत ने बात की है डिप्लोमेट ने, यूनाइटेड नेशन के जेनेवा के चार्टर में, कि अगर आप किसी मुल्क पे कब्जा कर लेते हैं तो उस वहाँ के अवाम का राइट है कि आप स्ट्रगल करना अपनी आज़ादी के लिए। आप देखें ना, आप बांग्लादेश में किस चार्टर के तहत गए थे? आपने अपनी फौज वहाँ भेजी, वहाँ मुक्ति बानी को सपोर्ट किया, पूरी आपने फौज के डिवीजन्स कहीं भेज दिए जनमानक शाह के वक्त में, तो वो भी तो आपने किया। पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर रहा ना। हम अभी कश्मीर में हमने जाके अभी ना उनकी हमने कोई आर्म स्ट्रगल को हेल्प किया, ना मटेरियल सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम उनकी डिप्लोमेटिक और जो भी सपोर्ट हो सकती है वो हम कर रहे हैं। बिल्कुल तो ठीक। इस ब्रिगेडियर साहब, क्या रोकना चाहूंगी मैं आपको? जी
जी यहाँ से वैभव जी आपकी तरफ चलेंगे। अच्छा, इनका एक ये है वैभव जी का, मैं कहूंगी कि बड़े ही नाइस पर्सन, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, लेकिन जब हम इनका चैनल देखते हैं या हम इनकी ट्वीट्स देखते हैं तो वो हमेशा अजीब अजीब सी, और खासतौर पे पाकिस्तान के बड़े खिलाफ होती। चीमा साहब आपसे काफी नाराज हैं वैसे, बस यहीं पे बता दूं, चीमा साहब बहुत गुस्से हैं वैभव जी से। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्यों आपका चैनल जो है वो इस तरह की वीडियोस लगाता है, इसमें मेजर साहब भी होते हैं और आप लोग बलूचिस्तान पे मुसलसल बात करते हैं और इसी तरह से आपकी ट्वीट्स भी होती हैं? देखिए, मुझसे तो आसिफ गफूर साहब बहुत नाराज थे, तो अब आसिफ गफूर ने नाराज होकर क्या कर लिया था, चीमा साहब नाराज होकर क्या कर लेंगे। तो पहली चीज तो वो। दूसरी चीज ये है कि देखिए, ब्रिगेडियर साहब ने कुछ बातें कही, जैसे इन्होंने कहा कश्मीर का बताया कि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मसला है। तो देखिए, बात ये है कि जब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस इज द टूथलेस टाइगर। ऐसा एक मसला बताया जो यूनाइटेड नेशन में दुनिया में कभी सुलझाया हो, कोई एक डिस्प्यूट दो पावर्स के बीच में। रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया, यूनाइटेड नेशंस ने क्या कर लिया? अभी ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि दूसरे मुल्क, आजाद मुल्क के ऊपर हमला करना और ये सब करना वो करना, उसने तो एनेक्स कर लिया, पूरा पूरा मुल्क को गसब कर गया। वो यूनाइटेड नेशंस कुछ कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। इस तरह के दुनिया भर के मसले मसाइल हैं, यूनाइटेड नेशंस हैज नेवर बीन इफेक्टिव इन एनी मैनर। दूसरी चीज है, इन्होंने बताया कि मुझे थोड़ी हंसी भी आई कि उन्होंने कहा कि बुरहान वानी ने शम्मा जला दी है और वो ऐसी शम्मा है। अब देखिए सर, मुझे नहीं पता, आपको शायद इसके बारे में पता हो नहीं पता हो, बुरहान वानी मारा गया था जब, तो उसने वो मारा इसलिए गया बिकॉज उसकी 5 गर्लफ्रेंड्स थी, और वो एक गर्लफ्रेंड ने टिप ऑफ कर दिया आर्मी को कि वो दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। उसको मालूम चला, वो जेलसी के मामले में उसको इन्फॉर्मेशन मिली, वो मार दिया गया। तो सर अब ऐसे लोग जो, मतलब ये कौन सी शम्मा जलाते हैं सर, अब मैं क्या बोलूं। अच्छा, एक बात ये है कि आपने बात की थी कि वो बुरहान वानी शहीद है। देखिए सर, आपके यहाँ तो वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद बोल दिया, तो बुरहान वानी तो शहीद है ही है, फिर तो वो कोई बात ही नहीं है। जब उसामा बिन लादेन शहीद हो सकता है, और वो नेशनल असेंबली में खड़े होकर के उसके ऊपर तबसरा कर रहे थे कि उसको शहीद कर दिया अमेरिका ने, तो अभी उसमें मैं क्या बोलूं। अब वो भी चीज आपकी ठीक है, आप उसको शहीद बोल सकते हैं, आपका नजरिया। बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान देखिए, नेहरू लेके गए थे कश्मीर का इशू, नेहरू की गलतियों की कीमत अदा करना हिंदुस्तान ने बंद कर दिया सर। और नेहरू ने वही नहीं, नेहरू ने और भी बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं जिनको रेक्टिफाई किया जा रहा है, और वो चीजें धीरे धीरे रेक्टिफाई होंगी। मुझे पता है गांधी से और नेहरू से बहुत प्यार आजकल जागा हुआ है पाकिस्तान में लोगों को कि ये गांधी वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया, अब ये नेहरू वाला हिंदुस्तान नहीं रह गया। तो ठीक है सर, अब आप, अगर आपको इतनी मोहब्बत थी तो आप अलग क्यों हुए? पहली चीज, जिन्ना की तस्वीर पीछे लगाते हैं और आगे बैठ के तबसरा कर रहे होते हैं नेहरू और गांधी के बारे में, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं आपके वजीर आजम और दुनिया भर के जो एनालिस्ट हैं। तो बलूचिस्तान का जो इशू है वो नेहरू नहीं लेके गए, तो ये कोई इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी बात नहीं करेंगे। बलूचिस्तान का जो मसला है वो, कश्मीर में तो आर्म्ड इंसर्जेंसी 1989 में शुरू हुई, बलूचिस्तान में तो आर्म्ड जो फ्रीडम मूवमेंट है वो 1948 से चल रही है। जो खान ऑफ कलात के जो भाई थे, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेक द पार्ट टू द माउंटेन्स। सबसे पहले वो माउंटेन्स पे चढ़े थे 1948 में, और उन्होंने आर्म्ड मिलिटेंसी शुरू करी बलूचिस्तान में। तो आप जब कंपैरिजन करते हैं, और आपने कहा कि हम तो उनको मटेरियल सपोर्ट नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। सर देखिए, मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी है, आपके यहाँ बहुत सारे जनरल्स ने किताबें लिखी है, और आपके यहाँ जो अभी हैं कुछ लोग, ये रिटायर हो जाएंगे तो ये भी लिखेंगे कि उन्होंने कैसे पीओके में कैंप्स बनाए, वो कैसे लोगों को लेके आए, फिर कैसे जेकेएलएफ को इसलिए जेकेएलएफ बोला गया ताकि उसका कोई रिलीजियस कॉनोटेशन ना निकले, क्योंकि इट शुड साउंड लाइक वेस्टर्न फ्रीडम मूवमेंट। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम दिया गया, कोई इस्लामिक नाम नहीं दिया गया। फिर बाद में इस्लामिक नाम की तंजीमें बनाई गई पाकिस्तान के अंदर, जो कि वहां पे हमेशा एक्टिव रही हैं। तो सर आप डिनाई कर दें, मैं डिनाई कर दूं, मुझे नहीं पता रॉ बलूचिस्तान में क्या करती है क्या नहीं करती है। मेरे हिसाब से तो सर कुछ भी नहीं कर रही है, उसको बहुत कुछ करना चाहिए। मैं तो यहाँ पे जब भी लोगों से मिलता हूँ तो मैं तो हमेशा कंप्लेन करता हूँ कि रॉ कुछ कर ही नहीं रही, ठीक है। तो और हमारे यहाँ बहुत सारे जितने डिफेंस एनालिस्ट आपको दिल्ली में मिलेंगे या थिंक टैंक्स में, वो सारे हमेशा कंप्लेन करते हुए मिलेंगे कि यार हमने बलूचिस्तान का, पश्तूनों का, महाजिरों का हमने इशू कभी नहीं उठाया। इनके जो मसले मसाइल हैं, इनकी जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं, और आपके यहाँ पे जो सहाफी उनकी बात करता है, ये हामिद मीर टाइप, उनको सीतापुर का चॉकलेट खिला दिया जाता है 2 मिनट में। तो ये सर, ये सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। सही, बिल्कुल। जी ब्रिगेडियर साहब, आप क्या जवाब देंगे वैभव सिंह जी को? देखिए, बात यह है कि अगर आपके
प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जो नेहरू गए थे वहाँ पर यूनाइटेड नेशन में, तो अगर आपको उन पर एतराज़ है देन आप एक डिस्प्यूट तो रिकग्नाइज है ना, इसको तो हम नहीं कह सकते रिकग्नाइज नहीं है, तो व्हाई डोंट यू सिट विद पाकिस्तान एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट। देयर विल व्हेन यू सिट, और जितनी भी लड़ाई होगी आपकी अल्टीमेटली, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, कोई वॉर ले लें, देन यू हैव टू सिट अक्रॉस द टेबल एंड रिजॉल्व द इशू। एंड पर्टिकुलरली पाकिस्तान इंडिया के केस में कि आर बाउंड्रीज आर परमानेंट, जो नेबर्स परमानेंट होते हैं, बाउंड्री परमानेंट होती हैं, यू शुड लर्न टू लिव पीसफुली, इट इज बोथ ऑफ अस। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि जब एक क्रॉप क्लियर करेगा तो दूसरा करता है, इसलिए एक पहले फिजा और फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें। देयर 101 अदर इश्यूज, आप वो भी नहीं बात करना चाहते। मैं तो ये कहता हूँ नाउ इज हाई टाइम, वी आर बोथ आर न्यूक्लियर कंट्रीज, हमारे अवाम चाहते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक तरक्की, सोशल वेलफेयर बीइंग चाहिए, तो आप बैठें टेबल। पाकिस्तान में अभी आपके सामने जब 27 फरवरी हुआ, इतना इंसिडेंट हुआ, बिल्कुल 2 जहाज गिरे, बट एवर, आई डोंट वांट टू गेट कंट्रोवर्सी। अभी नंदन को हमने सिर्फ, ट्रस्ट में, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए छोड़ा टू हैव अ गुड विल, टू सेंड अ मैसेज ऑफ पीस। उसका भी इतना बातें की हैं यहाँ पर, इसी को जैसे एक पॉइंट लेके वी कुड हैव सेट टुगेदर। दुनिया नहीं चाहती, देयर आर कंट्रीज, देयर आर foreign countries, there are foreign forces who do not want Pakistan and India to sit together and they should resolve their all disputes. नहीं चाहते हैं लोग, somebody using proxy India को इसी तरह चाइना पाकिस्तान की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि बैठें, जब बैठते हैं तो मिसाइल खा लो, नहीं होगा ना मसला, आप उठ के चले जाएंगे, कोई बात नहीं, वी मेड एन एफर्ट, तो व्हाई कांट वी मेक इट आउट एफर्ट। बलोचिस्तान की बात ये है कि बलोचिस्तान में देखें, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के चारों सूबों में है, पंजाब में भी है, फ्रंटियर में भी है, सिंध में भी है, बलोचिस्तान में हर जगह हमारी हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ बैठेंगे लोग। ये सप्रेशन नहीं है, इट इज मैटर ऑफ 1 or 2% लोग, और वो भी आई नो कि अभी आप देखें ना, आपको गुलबशन यादेव इज अ क्लियर एग्जांपल, एक सर्विंग नेवल कमांडर आपके रॉ उनको पाकिस्तान भेजें और वो कन्फेस करें, इस पर तो कोई डिनाइल फैक्ट नहीं ना, डिनाई की बात। आई फील कि इस तरह की बातें हमें अब तरक करके वी आर लुक लेट्स रिजॉल्व आवर इशू, अपने अवाम की तरफ देखें। इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, पाकिस्तान के ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट। सीपैक भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि सीपैक को बना के पाकिस्तान इकोनॉमिक तरक्की करे, अपने लोगों के लिए काम करें और दुनिया आगे मूव करें। ये इससे हमें कोई हासिल नहीं हो रहा है, ये मैं हमेशा ये बात करता हूँ। इसी तरह कश्मीर की बात है कि आप कश्मीर को डिस्कस तो करें, ये तो हमने डिस्कस किया कि हाँ जी है डिस्प्यूट, ये भी हमें पता है कि शिमला का भी ये बायलैटरल इशू है, तो वाई नॉट टू सिट डाउन, ये कोई रीज़न नहीं। फिर उसके वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हम कर दें, जबरदस्ती लोगों वाला क्या बात करें, सारा करें, तो मेरे ख्याल में अब वो टाइम आ गया है कि पाकिस्तान और ख़ास तौर पे इंडियन गवर्नमेंट को जो एक अभी नया ये इन्होंने जो एक ज़्यादा सोच, आई नेवर से देयर आर मेजॉरिटी ऑफ हिंदू आर वेरी मॉडरेट, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल्स हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट ये जो एक अखंड भारत का अब नया जो हमने शुरू किया है, इसको मेरे ख्याल में हमें सोच करने की ज़रूरत है। वो नाजी के ज़माने गुजर गए, अब हमें आगे सोचना चाहिए, अपनी नई जनरेशन आ रही हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात करता हूँ कि हमें अब चाहिए कि हम बैठें, चाहे पाकिस्तान की लीडरशिप इंडिया जाए, इंडिया की पाकिस्तान आ जाए, इट इज़ इमटेरियल, बट वी नीड टू सिट डाउन एंड रिजॉल्व द इशू। जी मेजर साहब, लेकिन एक चीज और है कि आप लोगों को सीपैक से भी प्रॉब्लम है, और आपको लगता है कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि बैठ के बात हो सकती है? 2-3 बातें हैं, मैं सीपैक पे आऊंगा। सबसे पहले मैं बात बता दूं, जो कुलभूषण जाधव की बात करी थी ब्रिगेडियर साहब ने, देखिए, अगर वो सर्विंग नेवल ऑफिसर होता और वो रॉ में होता, विद इन 24 आवर्स हमारी जो लेट फॉरेन मिनिस्टर है सुषमा स्वराज जी, वो कभी ये नहीं कहते कि हमारा बंदा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज हर समय अपने ऑपरेटिव्स को डिनाई करती हैं, पहली चीज। मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा कि किस तरीके से उनको किडनैप करा फिर आईएसआई को बेचा, मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में मुझे लगता है बहुत ज्यादा इसको क्रेडेंस दिया गया है, बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी दी गई है कि देखिए उसका इकबालिया बयान है, ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय अ मिलिट्री कोर्ट। इकबालिया बयान की कोई वैल्यू नहीं होती दुनिया के किसी कोर्ट में, भारत का सुप्रीम कोर्ट तक इकबालिया बयान को कबूल नहीं करता है अनलेस इट इज मेड इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट और मेड इन फ्रंट ऑफ अ जज। आप किसी का भी, आप देखिए, मैं किसी बंदे को लूं, ठीक है, आप मुझे अगर टॉर्चर करेंगे 2-3 दिन, तो 2-3 दिन के बाद मैं अपना नाम वैभव सिंह बता दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो वो हो सकता है। तो आप मुझे अगर इतना मारे, इतनी तशद्दुद करें, तो मैं कुछ भी कबूल कर लूंगा। अपना दर्द रोकने के लिए इंसान झूठ बोल देता है, ठीक है।
तीसरी बात मैं आपको बताता हूं कि वर्ल्ड की कोर्ट्स में आरजू जी ये सब प्रूफ नहीं चलते जो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना, उसने कबूल कर लिया, पासपोर्ट मिला। कोई भी अगर आप लॉयर को आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या कहीं पर भी ले जाएं अमेरिका के, 2 मिनट में वो खारिज कर देगा, केस इसमें दम नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज है कि 1994 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास करा था कि द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू इंडिया, व्हिच इंक्लूड्स पीओके एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। एज एन इंडियन, माय पार्लियामेंट्स 1994 resolution supersedes United Nations Security Council resolutions of 1948. Number 1. इंडिया बिल्कुल इस चीज को मानने को तैयारी नहीं है। तीसरी बात, ये जो हम लोग आपने बात करी सीपैक की, देखिए साहब, कई पाकिस्तानी कहते हैं, मैं बस 1 मिनट लूंगा, कई पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब इंडिया बड़ा जेलस है क्योंकि सीपैक है और इतनी बड़ी ट्रेड है। मैं पहले भी आप ही के वीडियो में बता चुका हूं कि सीपैक टोटल अभी इन्वेस्टमेंट $45 बिलियन का हुआ है, 45 बिलियन का वो, और जो 60 बिलियन है वो 15 साल के पीरियड में होना है पाकिस्तान में। मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़ी है सीपैक की। जितना सीपैक का 15 साल में होना है उससे ज्यादा, उससे दुगना हर साल इंडिया में होता है। इतना, उससे ज्यादा, उससे 1.5 गुना ज्यादा हमारी सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड है। तो $60 बिलियन फॉर इंडिया इज पीनट्स। मतलब ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जो हमने अभी इकोनॉमिक पैकेज दिया अपने लोगों को, दैट वाज $300 बिलियन। तो कोई भी, मैं पाकिस्तानी भाई बहन जो भी हमारे सुन रहे हैं, दोस्त हमारे सुन रहे हैं, किसी को भी लगे कि $60 बिलियन बहुत बड़ा है, नहीं है। $60 बिलियन हर साल, करीब $70 बिलियन हर साल चाइना को हमसे बेनिफिट होता है ट्रेड में। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मैं अक्सर ये बात पूछता हूं, मैं चाहता हूं ब्रिगेडियर साहब इस बात का जवाब दें। जो सीपैक है, सीपैक में कुछ होगा, और सीपैक से मुझे आज तक नहीं समझ में आया। एक ऑफिसर है, मैं नाम भूल गया, जनरल साहब है पाकिस्तान के, जिन्होंने ऑन द रिकॉर्ड जाके कहा है, मैंने वैभव को वो भेजा भी था, जीओसी पेशावर कोर, हाँ जीओसी जो पेशावर के हैं शायद वही हैं, उनका वीडियो भी है, मैं आपको भेज दूंगा। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड वर्दी पहन के आए और उन्होंने बोला है कि साहब इसके टर्म्स एंड कंडीशंस तो आप क्लियर करें ना, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। और वो वीडियो मैं आपको बताऊंगा, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये सब जो है ये लूटमार बचा रखी है चाइनीज ने, ये क्लियर है ही नहीं, इट इज नॉट क्लियर वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को उससे क्या बेनिफिट है। देखिए, 2 चीजें हैं, पाकिस्तान का अपना इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, तो इसमें चाइना को क्या चाहिए, चाइना को बेसिकली पाकिस्तान से राहदारी चाहिए, आपको एक रास्ता चाहिए कि गवादर तक आना है। इसके अलावा पाकिस्तान क्या दे रहा है इन रिटर्न। दूसरी चीज, आखिरी मेरा पॉइंट है, जो हम कहते हैं ना कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात हैं जो स्ट्रेटेजिक, जरूर होंगे, मैं मना नहीं कर रहा। मेरा एक लिमिटेड पॉइंट यह है कि पाकिस्तान ने चाइना को आज तक क्या दिया है। आपने कौन सी चाइना में इन्वेस्टमेंट कर दी? हमने फैक्ट्रीज खोली हैं चाइना में, हमारे गलवान में इतनी लड़ाई हुई चाइना के साथ, लोग हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए, चाइनीज मारे गए, हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहां पे, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। आपने चाइना के लिए क्या करा? सिर्फ ये कह के कि हमारा जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान का, जो कोई डिनाई नहीं करता। एज एन इंडियन आई कैन नॉट डिनाई दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑन अर्थ। पाकिस्तान, ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। लेकिन इसके अलावा कौन सा आपने कार बना दी, कौन सा आपने कंप्यूटर बना दिया, कौन सी आपने सॉफ्टवेयर बना दी जो चाइना को चाहिए? ये सिर्फ खेल राहदारी का है। तो मैं ये कहना चाहता हूं जी ब्रिगेडियर साहब। देखिए, बात ये है कि वी शुड बी वेरी क्लियर, चाइना डेफिनेटली वांट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर। चाइना को वहां से अगर वो समुद्र के रास्ते आता है, इट टेक्स 41 डेज टू रीच टू चाइना। वो पहले आता है अरेबियन सी में, फिर इंडियन ओशन में, फिर मलाक्का स्टेट में, फिर साउथ चाइना सी में, एंड देन दे गो टू चाइना। उनको बहुत ही अनसेफ रूट है वहाँ। ऑस्ट्रेलिया भी है, फिलीपीन भी है, चाइना। अब उन्होंने जाहिर है अमेरिकन और इंडियन की आपस में फ्रेंडशिप है, उनको भी वहाँ यूज़ कर रहे हैं। 3 पैरी बेड़े वहाँ पर आए हुए हैं। सो दे हैव अ वेरी इनसिक्योर रूट, एंड इकोनॉमिकली भी दूर पड़ता है। काशगर से लेके गवादर पोर्ट इट टेक्स 7 डेज टू रीच, और वो सेफ रास्ता, रोड कोई और मुल्क नहीं है, पाकिस्तान के थ्रू आ जाता है। तो नेक्स्ट थिंग दे वांट, पाकिस्तान के इंटरेस्ट चाहिए कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बड़ी बेनिफिट होता है। जब यहाँ से 50% मिडल ईस्टर्न ऑयल जाएगा चाइना में, तो सारी रॉयल्टी पाकिस्तान को मिलेगी। पाकिस्तान में इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं, पाकिस्तान में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, पाकिस्तान में हमारे टेक्निकल इंजीनियर्स को जॉब मिलेंगी, पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलेगी, वो एक बात है। फिर पाकिस्तान चाइना की स्ट्रेटेजिक रिलेशन शुरू से है, आज से नहीं है। ज़ाहिर है कि वी ऑल्सो नीडेड अ गुड फ्रेंड, time tested friend to stand with us at the time of crisis.
चाहे वो इंडिया के साथ हो किसी और के साथ, एंड दे ऑलवेज स्टैंड विद अस। एक ये है, उन्होंने हमारे पास जेब थंडर का बहुत बड़ा प्लांट लगा के दिए, जो पाकिस्तान इंडिजिनस ये प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इंडिया भी कहीं भी मेरे ख्याल में नहीं कर रहा। दे मस्ट बी ट्राइंग इट, आई एम श्योर कि जब करते हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एक तो ये रीज़न है। सेकंड देखें, ये इसलिए पाकिस्तान को गिव एंड टेक की बात नहीं है, ये जब मुल्कों की एक फ्रेंडशिप होती है और नेशनल इंटरेस्ट है कि हम वी नीड अ कंट्री विच फ्रॉम गिव अस वेल सप्लाई वेपन्स, ऑफ कोर्स वी पे फॉर दैट। लाइकवाइज चाइना के साथ हमारी इसी रिलेशनशिप है कि उसने हर दफ़ा पाकिस्तान की मदद भी की है। अब ये एनवायरनमेंट में पाकिस्तान और चाइना के लिए भी, इसके ऊपर इंडिया को या अमेरिका को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्या हमने कभी इंडिया में एतराज़ किया कि इंडिया में फलां जगह पर रशियन इन्वेस्टमेंट आ रही है, या सऊदी अरब $70 बिलियन आ रही है, या अमेरिका की इतनी $1 बिलियन? हमने तो आज तक कभी नहीं बात की है। वी हैव नो कंसर्न। Likewise, when we are talking with investment in Pakistan and Gwadar Port, इसलिए गवादर पोर्ट बने थे और बलोचियों को बड़ा फायदा होगा, हमारे भाइयों को, वहाँ इतना उनको रोजगार मिलेगा, इतनी डेवलपमेंट होगी, उनका एक इकोनॉमिक, उनका बिल्कुल होराइजन ही चेंज हो जाएगा। वो एक अलग इंसिडेंट होता है। तो बाकी ये इस बजाय इसके कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप देखें, मैं आई एम कन्विंस आफ्टर सम टाइम CPEC इज ऑपरेशनलाइज, इंडिया के इंटरेस्ट में होगा कि इंडिया यहाँ पर आके खुद भी इन्वेस्टमेंट करें, इसको यूज करेंगे। ईरान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड, बाकी सब इंटरेस्टेड हैं। इसलिए इकोनॉमिक फैक्टर जो होते हैं इसमें एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट और स्ट्रेंथ करें इसको इम्प्रूव करने के लिए। इसी तरीके से सऊदी अरब इज नॉट इंटरेस्टेड, कितना वो पैसे लेकर आ रहे हैं, UAE वाले लेकर आ रहे हैं। एवरीबडी वांट के ये पोर्ट डेवलप हो, और ये अल्लाह की तरफ से इतना गहरा पोर्ट है, इसमें कितने बड़े बड़े जहाज यहाँ पर आ सकते हैं, इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी शिप्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस लिहाज से देखें तो ये ओवरऑल इस खित्ते के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए, अफगानिस्तान के लिए, ईरान के लिए, एंड ऑफ कोर्स अगर इंडिया यूज़ करना चाहे, एवरीबडी कैन यूज इट फॉर हर एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, इसके लिए किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो बनता है नहीं बनता। बट आई थिंक हाँ, एक कोई बेहतर सजेशन हो तो ज़रूर इंडिया को देनी चाहिए कि जी नहीं, हम चाहते हैं इस तरह करें, तो वी माइट ऑल्सो कम एंड ज्वाइन यू। ये ऑप्शन है जिसकी वजह से पाकिस्तान इज मोर कंसर्न CPEC के बगैर अमेरिका या इंडिया इसको क्रिटिसाइज करता है। Arzu, before you go to Weber, can I just make a quick one or two points? Sure. इंडिया, हमने कभी CPEC के लिए ऑब्जेक्ट नहीं करा, हमारा सिर्फ वन सिंगल ऑब्जेक्शन है, CPEC इंडिया से आता है। 1994 पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के तहत गिलगिट बाल्टिस्तान और POK, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, वो भारत का अभिन्न अंग है और CPEC की एंट्री वहां से होती है। दैट इज आवर ओनली ऑब्जेक्शन। हम चाहते हैं चाइना $200 बिलियन इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, हमें क्या दिक्कत हो सकती है? आपका मुल्क अलग है। अलाउ मी टू कंप्लीट सर विद योर परमिशन। पहली चीज। दूसरी चीज ये है ना कि अगर हम डिस्कस कर रहे हैं CPEC, तो मैं बता दूं, हर एक डील, हमारी जितनी भी डील्स हैं, इंडिया की डील्स जितनी भी हैं, आप उनके पेपर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं। अमेरिकन ने अगर 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, अगर सऊदीज ने 100 बिलियन इन्वेस्ट करे हैं, राइट, CPEC का अभी भी पाकिस्तानी आवाम को नहीं बताया गया कि जो इन्वेस्टमेंट है, क्या लोन है, कितना पैसा आपको देना है, अगली किस्त कब जाएगी। और यही वो आपके जो GOC साहब थे, GOC साहब ने यही वो वीडियो, में अगर होता तो मैं आपको जरूर भेजता। मैं वैभव आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आरजू और ब्रिगेडियर साहब को दोनों को भेजें। वो जो सर्विंग ऑफिसर है, सर्विंग GOC हैं पाकिस्तानी आर्मी के, वो कह रहे हैं साहब कुछ पता ही नहीं है, देयर इज नो क्लैरिटी कि आपने 100 रुपए दिए, चाइना ने 100 रुपए इन्वेस्ट करे पाकिस्तान में, वापस कब देने हैं, कितने देने हैं, किसी को कुछ नहीं पता। इट्स ऑल अंडर द कवर ऑफ नाइट, कुछ नहीं पता किसी को। तो ये चीज है। और आखिरी चीज ब्रिगेडियर साहब ने बोली ना कि ये होगा जब CPEC होगा, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, $45 बिलियन डाल दिए, कब होगा? 45 बिलियन इज नॉट अ स्मॉल सम। वैभव, आप बोल सकते हैं, आपको वैभव का टर्न है, तो आई थिंक वैभव कैन स्पीक व्हाटएवर। जी, आप भी यही बात करेंगे, आप भी यही समझते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि भारत बनने देगा, उस पर एतराज नहीं करेगा, तभी तो आप खुद भी उसमें कोई हिस्सा डाल सकेंगे, उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। जी ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, वो कह ले जरा। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि देखें, यही मैं बात हम कर रहे हैं कि ये जो CPEC गिलगित बल्तिस्तान वगैरह से आता है, आप इसको अगर इतना ही इशू समझते हैं कि आप क्लेम करते हैं पाकिस्तान पूरे कश्मीर को हम क्लेम करते हैं, तो बेहतर है हैव अ प्लेबिसाइट, कोई रायशुमारी करा लें, या ये भी ले लें या वो भी हमारे पास आ जाए, तो हल तो निकाल लें ना। यूनिलैटरल तो आप नहीं कर सकते, ना हम एक्सेप्ट करेंगे ना आप करेंगे, तो बेहतर है प्लेबिसाइट करा लें
और जिसकी तरफ कश्मीरी जाना चाहते हैं चले जाएं, और वो बेहतर सबसे जिस पर है। वी डोंट ऑब्जेक्ट टू इट, जितनी जल्दी करा लें उतने जल्दी मसाइल भी हल हो जाएंगे। आई एम वी आर ऑल एग्री, आई थिंक इस पर कोई किसी को एतराज नहीं। और जो स्टेट टू स्टेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जनरली जब ये डिसाइड होती है कि ये पब्लिक नहीं किए जाएंगे तो पब्लिक नहीं किए जाएंगे, बट ऑल कंसर्न पीपल, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो पार्लियामेंट के बहुत लोगों को पता है, एंड अगर उनको पता है इसका मतलब आवाम को पता है, इस लिहाज से इसकी वजह से इतने ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं किया जाता। बिल्कुल जी बाबू। तो देखिए वो मेजर साहब अभी बता रहे थे, वो पेशावर कोर के जो जीओसी थे उन्होंने उसमें एक लाइन कही थी। उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी सीपेक में सिर्फ क्या पंचर लगाने के लिए गाड़ियों के, तो ही सेड दिस। तो अब उन्होंने क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, आप वहाँ जर्नलिस्ट हैं, आप उनसे इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों कहा, अगर सीपेक इतना ही बड़ा गेम चेंजर है तो। दूसरी चीज ये है कि ब्रिगेड साहब बार बार कह रहे हैं कि बात करें बात करें बात करें। सर 70 साल से तो बात कर रहे थे। नेहरू साहब आपने खुद कहा कि वो खुद यूनाइटेड नेशंस लेके गए, फिर उसके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए इंडिया के, सबने पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप थी उसके साथ बात करी, इवन मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ बात करी। रिजल्ट क्या निकला? अगर वाजपेयी साहब बस लेके लाहौर गए तो बदले में कारगिल किसने किया? अगर, और नवाज शरीफ ने खुद बोला था कि मुशर्रफ ने मेरी पीठ पे खंजर घोंपा, ठीक है, मैंने नहीं कहा, नवाज शरीफ ने खुद कहा। उसके बाद मोदी साहब अगर वहां गए उनके पोती की शादी में, तो उसके बदले में उरी और पुलवामा और पठानकोट और क्या क्या, जब भी इंडिया ने कोई इनिशिएटिव लिया है आपके यहाँ से, आपका जो डीप स्टेट है, आईएसआई है, वो इस तरह के मिस एडवेंचर्स करती है ताकि टॉक्स डिरेल हो। तीसरी चीज ये है कि आप आज बात करना चाहते हैं, आप आज से पहले बात नहीं करना चाहते थे। आपसे मुराद मेरी कि आपकी जो रियासत है वो आज इसलिए बात करना चाहती है बिकॉज वो बैंकरप्ट हो चुकी है, उसके ऊपर ग्लोबल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा है, जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हुआ है, और जो ओवर डिपेंडेंस चाइना के ऊपर हो गई है कि बिना चाइना के यू कैन नॉट इवन मूव एन इंच। आपका चाइना के सिवा दुनिया में कोई दोस्त नहीं रहा। आप 2-3 बिलियन डॉलर के लिए वजीर आजम को ड्राइवर बनना पड़ रहा है सऊदियों का और दुबई वालों का। तो जो आवाम जाकर के काम दुबई में करती है वो काम आउटसोर्स कर लिया पाकिस्तान में ही वजीर आजम ने। तो ये चीज जो है इसके ऊपर हमको सोचना पड़ेगा। और आपने कहा कि वो पावर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, कॉरिडोर बन रहा है पूरा सीपेक का। सर जो बिजली आ रही है ना सर, वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स चाइना आपके यहाँ शिफ्ट कर रहा है। वो थर्मल पावर यूनिट्स जो कि चाइना में ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जो पेरिस जो ये डिक्लेरेशन हुआ था एनवायरमेंट का, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम अभी नहीं मेरे दिमाग में आ रहा है, तो उसके तहत जो है आपको थर्मल पावर के ऊपर डिपेंडेंस अपनी कम करनी है। तो चाइना ने जो कमिटमेंट करी थी, तो वो अपने ऑब्सोलीट प्लांट्स जो कि कम से कम 10 टाइम्स मोर कार्बन एमिट करते हैं एज कंपेयर टू न्यू थर्मल पावर प्लांट्स, वो अपने पावर प्लांट्स वहां से उठा करके आपके यहाँ शिफ्ट कर रहा है, थर्मल पावर प्लांट्स। पहली चीज आपने कहा JF-17 थंडर जो है आपने बनाया सर, बहुत अच्छा है, आपने JF-17 थंडर बनाया, उसमें सर आपने इंजन चाइनीज नहीं लगाया, इंजन आपने रशिया से लिया है, ठीक है। JF-17 थंडर का जो इंजन है दैट इज रशियन, और इंडिया ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया रशिया के साथ कि भाई आप उनको इंजन क्यों दे रहे हैं। तो आप ये जो कहते हैं कि इंडिया हमेशा प्रोटेस्ट करता है, अपोज करता है, हम तो नहीं करते, तो सर आपने तो स्ट्रेटेजिक आपने उनसे इंजन लिया अपने JF-17 के लिए, हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं किया। JF-17 थंडर जो है वो इतना ग्रेट फाइटर जेट है कि चाइना खुद नहीं इस्तेमाल करता उसको, ठीक है सर। तो ये तो JF-17 थंडर की कहानी है। फिर आपने एक बात की थी कि आप भी यहाँ पे आकर के सीपेक में इन्वेस्ट करें, बात करें। सर देखिए हम पिछले 25-30 साल से हम लोग डिमांड कर रहे थे आपसे कि आप हमको रूट दें सेंट्रल एशिया जाने के लिए, ठीक है। हम अफगानिस्तान ने कितनी बार बोला, अफगानिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, डिप्लोमैट्स और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स सारे के सारे दे आर ऑन रिकॉर्ड ये कंप्लेन करते हैं कि चाइना कभी, ये पाकिस्तान कभी भी अलाउ नहीं करता इंडिया से ट्रेड जो है अफगानिस्तान के अंदर, और उसकी वजह से हमको चाबहार में जाकर के हमको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। तो अगर आपने अगर ये रूट दिया होता तो चाबहार की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसकी नौबत नहीं पड़ती। अब आपने कहा कि सऊदी और दुबई और यूएई खुद आके इन्वेस्ट करें। सर अभी आपके यहाँ पे साल भर पहले तक ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज आपके बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट प्रोपेगेट करते थे कि जो ग्वादर पोर्ट है इसके खिलाफ यूएई साजिशें कर रहा है, बिकॉज ये जो है ये रिप्लेस कर देगा जो दुबई पोर्ट है, जहां से आज की डेट में चाइना की मेजोरिटी ऑफ ऑयल ट्रेड होकर के जाती है। उसके जो शिप्स हैं वहां डॉक होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो ये जो है यूएई और हिंदुस्तान मिल गया है,
और यूएई जो इतनी $75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहा है, वो इंडिया को खुश करना चाहता है। सऊदी अरेबिया इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिकॉज दे वांट टू सिक्योर। और यूएई और सब सऊदी अरेबिया, यू आर अ डिफेंस एनालिस्ट, आपको ही पता है कि यूएई और सऊदी अरेबिया कभी भी दे आर लाइक यूएस एंड कनाडा या यूएस एंड यूके, वो एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते, एक दूसरे को अकोमोडेट करते, फैसिलिटेट करते हैं। तो सर ये जो आप मुझे बातें कह रहे हैं सर, ये मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। और लास्ट में बस एक पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ, जहां तक कश्मीर की बात है सर, कश्मीर पे बात हो सकती है। मैं आपको बताऊं, इंडिया में जो लास्ट मैंने शो किया था आर्जू का, तो मैंने उसमें भी ये चीज कही थी कि इंडिया में मूड चेंज हो चुका है आवाम का। जो पॉलिटिशियंस कंजर्वेटिव थे पहले के, वो जब ये बात करते थे इस तरह की बातें कि हम अगर टेररिज्म हो भी गया तो कोई बात नहीं, हम बातचीत करें, सर वो बातचीत का दौर खत्म हो चुका। अब इंडिया का कोई भी पॉलिटिशियन अफोर्ड नहीं कर सकता है कांग्रेस पार्टी जैसी इतनी पुरानी पार्टी, इतनी सबसे इंडिया की पहली नेशनल पार्टी, सर वो 3 डिजिट्स में सीट्स नहीं ला पा रही है। क्यों? क्योंकि वो भी सर उसी तरह की बातें करते हैं जैसे आप कर रहे थे। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं एक ब्रिगेडियर साहब को, कह रहे हैं कि प्लेबिसिट करो सर, प्लेबिसिट में पहला यही है कि पाकिस्तानी आर्मी वहां से जाएगी। आप प्लेबिसिट करवा दें, आप यू नो व्हाट, मैं तो कह रहा हूं नहीं सर, आप अगर उसको पढ़ें, यूएन रेजोल्यूशंस जो है 1948 के, हाँ उसमें मैंने भी पढ़ा है सर, उसमें सिंपल ये कहता है कि पाकिस्तान फर्स्ट, पहली शराइत ये है उसमें, इंडिया विल कीप मिनिमम फोर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मिनिमम फोर्स इंडिया के ना, एंड कंप्लीट पाकिस्तानी आर्मी विल गो। आप तो इंडिया को एक्सपोज करें सर, आप बोलें कि सारी पाकिस्तानी आर्मी निकल गई, हम इंडिया को एक्सपोज कर रहे हैं। इंडिया, आप बोले इंडिया को कि इंडिया का मंसूबे कुछ और है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, आप निकाल दें वहां पे पाकिस्तानी फौज को सर, एंड वी विल सपोर्ट प्लेबिसिट अगर ठीक लगे आपको तो। इसमें बात ये है कि पाकिस्तान तो यही कहता है, बिल्कुल मैंने पढ़ा था कि होना चाहिए इंडिया विल हैव द बेयर मिनिमम एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स, और नेशन की वहां पर जो लोग आएंगे वो आके प्लेबिसिट कराएंगे। तो पाकिस्तान वी डोंट ऑब्जेक्ट टू इट, द ओनली थिंग इज इंडिया आल्सो एग्री पाकिस्तान को ये कराए इसलिए कि इसका हल करें। ये ऐसे कभी भी नहीं होगा, आप भी कश्मीर में फंसे रहेंगे, एम्ब्रॉल्ड रहेंगे, वहाँ कश्मीरी नौजवान लड़ते रहेंगे, कोई स्ट्रगल जो होता है वो कोई सप्रेस आप नहीं कर सकते। ये एक हर की डायनेमिक्स होती है, और जब तक दो न्यूक्लियर मुल्क हैं, ये हमारे लिए बेहतर है कि इसको सॉल्व करें। कोई किसी वक्त आईबॉल टू आईबॉल होंगे, खुदा ना खास्ता कोई ट्रिगर हैप्पी किसी ने कोई छेड़छाड़ कर दी तो वॉर की डायनेमिक्स फिर किसी को नहीं पता होती है, दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड। और जो बड़े बड़े मुल्क हैं जिनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, आई एम श्योर कि दे विल आल्सो बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट। ये हर एक की इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़े हों, इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इसको हमें डेफिनेटली सोचना चाहिए। और सेकंड बात जो हम ये कर रहे हैं, देखें यूएई और सऊदी अरब दे आर ऑल टुगेदर, आई डू अंडरस्टैंड दे आर जस्ट कोजन वो होते हैं, ब्रदर्स हैं, दोनों में हर वक्त ये रहते हैं, उस पर चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन नाउ देव अंडरस्टूड, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली इनको ब्रीफ किया है कि कैसे ऑपरेशनलाइज होगा, कैसे चलेगा, तो देव अंडरस्टूड द पॉइंट। एक तो ये बात हो गई है, लेकिन साथ ही साथ ये बैंकरप्सी की बात, ये कोई ऐसी इशू नहीं है। पाकिस्तान में है इकोनॉमिक क्राइसिस, कभी भी नहीं कहा कि इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है, इसीलिए हम पीस चाह रहे हैं। लेकिन जब एक लड़ाई हो जाती है, सर पे पड़ जाती है, फिर जब पूरी कौम खड़ी होती है, फिर चाहे पैसा है नहीं है, यू स्टैंड एंड यू फाइट इट आउट। तो उस पर तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फौज है, यू नो इट, कि पिछले 40 साल से हम दहशतगर्द के खिलाफ लड़ रहे हैं, बैटल हार्डेंड है, बहुत लड़ाई की है, बहुत दुनिया हमारे भेज ली अपनी फौज को ट्रेन करने के लिए कि दहशतगर्दी में आपने कैसे कंट्रोल किया है। अफगानिस्तान में 51 मुल्कों की फौज नहीं कंट्रोल कर सकेगी वहाँ लड़ाई को। तो ये तो एक चीज़ें हमें इसको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और ये थर्मल पावर, ये पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान ने उनसे चेंज करवा लिया है। वी नो कि कहाँ पर हाइडल लगने हैं, कहाँ पर कैसे गैस के लगने हैं, कौन से पावर जनरेशन करनी है, पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है। हमने इसको और फौज ने तहैया किया हुआ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड टू इंश्योर कि ये जो CPI के ये चेंज हो जाता है। तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहने के साथ हर वक्त टच में है, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। लेकिन नाउ इज़ अ टाइम, सियाचिन की एक प्रॉब्लम है, वाटर क्राइसिस हैं, सर क्रीक की प्रॉब्लम्स हैं, देयर आर 101 इश्यूज हैं। आप कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग में चले, मैं ये कहता हूँ बैठे तो सही। आप कहते हैं कश्मीर का जिक्र नहीं होगा तो फिर बात के लिए तैयार है। पाकिस्तान का कोर इशू है, इसको अगर आप नहीं करेंगे रिजॉल्व नहीं होगा, क्लेम भी रहेगा, कश्मीरी भी वहाँ लड़ते मरते रहेंगे, और फिर एक मरे शहीद होंगे और खड़े हो जाएंगे। इसलिए
फौज जो मुल्कों के लिए होता है वो अब यही होता है कि आप इसको जितनी जल्दी रिजॉल्व करें, कोई ना कोई इसका हल निकले। ऐसे यूनिलेटरली 1994 में आप डिसाइड कर लेंगे, यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड है, वहाँ पर यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, चाहे वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर अगर है, इसका मतलब यूनाइटेड नेशन इसको रिकग्नाइज करता है, तभी तो वहाँ पर उनके मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप बैठा हुआ है। जो आप तो उसको श्रीनगर से आगे नहीं आने देते, हमारी तो हर जगह जा सकते हैं, जहाँ जाते हैं जाएं, देखें कहाँ जुल्म हो रहा है, कहाँ पर इंडियन शेलिंग आ रही है, कैसे लोग शहीद हो रहे हैं, हमने उनको नहीं रोका। या तो फिर आप उनको जाने दें। सेकंड ये है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में जहाँ मर्जी जाए जलसा कर ले। आप नरेंद्र मोदी साहब को बोले जाएं कश्मीर में, मकबूजा इलाके में जरा तकरीर करें खुले माहौल में, देखें कितनी पॉपुलैरिटी है, वहाँ के लोग कितने एक्सेप्ट करते हैं। ये रियलिटीज है जो हमें एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि वी शुड मूव फॉरवर्ड। नाउ इज द टाइम वी मस्ट मूव फॉरवर्ड। जी, एक छोटी सी बात कह लूं इसके बाद जी, इसमें ऐसा है ना कि नरेंद्र मोदी जी जा चुके हैं कश्मीर में, ओपनली तकरीर कर भी चुके हैं। देखिए इंडिया में कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। कश्मीर में आपको पता है कितनी लोकसभा सीटें? नहीं, अभी तो लद्दाख अलग हो गया, आई थिंक 2 ही हैं। यू कांट हैव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोइंग फॉर 2 लोकसभा की सीट पे। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं ना, बड़ा तोप होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप बताएं कि साहब कहीं जाना है, मतलब 10 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जा रहा है। अब ये इलेक्शन में ठीक है, प्राइम मिनिस्टर गए हैं कश्मीर में, पहली बात ये। दूसरी चीज ये है ना कि देखिए, ये कहते हैं जो ना कि कश्मीरी शहीद हो रहे हैं, ये देखिए बात ये है कि साहब जो हथियार उठाएगा, मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए। जो हथियार उठा रहा है पाकिस्तान को कंडेम करना चाहिए, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। ये लोग पंजाबी हैं, ये कश्मीरी तो है नहीं। हाफिज सईद तो पंजाबी है, मौलाना मसूद अजहर तो बहावलपुर का रहने वाला है, वो तो पंजाबी है। तो वो कहां से कश्मीर के उसके आ गया? तो ये देखिए, जब आप बात करते हैं ना कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये तो कश्मीरी नाम नहीं है। जैसे वैभव ने पहले बताया था जेकेएलएफ वाला मामला, राइट, जेकेएलएफ खत्म हो गया, अब उसको पूरे कॉन्फ्लिक्ट को सेक्युलराइज करा जा रहा है। द रेसिस्टेंट फ्रंट, TRF, एक नया नाम निकाला है जो पैन इस्लामिक है ही नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है ना कि देखिए इंडिया में क्या फीलिंग है, मैं आपको बता दूं, सही गलत की बात नहीं कर रहा। इंडिया फील्स दैट इट कैन सस्टेन कश्मीर एंड सियाचिन फॉर द नेक्स्ट 100 years। हमने क्या करा है, देखिए मोदी जी का सबसे बड़ा ये है कि जो भी टेररिज्म के वाकये हो रहे हैं कश्मीर के बाहर नहीं हो रहे, सब कश्मीर के अंदर है। और कश्मीर वैली, मैं बार बार ये बताता हूँ, शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता, और ब्रिगेडियर साहब सीनियर ऑफिसर है, इनको जरूर पता होगी, लेकिन आम शायद पाकिस्तानी को नहीं पता। इट इज जस्ट अ स्मॉल कॉरिडोर ऑफ 145-150 किलोमीटर्स, इतना सा है कश्मीर। उसमें आपने महदूद करके रख दिया वहां पे, चाहे ट्रूप से, चाहे वहां पे आपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे ट्रूप्स अपने डाले, जो ब्लॉक कर दिया वहां से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह, काफी हद तक, 100% नहीं, काफी हद तक। तो ये अब बाकी इंडिया में जो होते थे, टचवुड अभी तक, जैसे 26/11 हो गया, 1993 हो गया, वो सब होना इंडिया में बंद हो गए हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो क्या है कि हमारी इकोनॉमी भी चल रही है, वहां पे आइसोलेट कर दिया। और अब हमने कश्मीरियों को ये बोला है, जो 2 खानदान है ना, इनको अलग कर रखा है, जिनकी वजह से इतना यहाँ पे कंफ्यूजन था और जितना करप्शन यहाँ पे था। और कश्मीरियों को साफ साफ बोल दिया कि साहब देखिए, डेवलपमेंट का पाथ है, ठीक है, मुल्क एक बार आजाद होता है, कोई ये मुल्क नहीं है कि बार बार हमें आजादी 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 आजादी। फिर देखिए कश्मीर की आजादी होगी, फिर बलूचिस्तान की आजादी होगी, फिर सिंधु देश की आजादी होगी, फिर पख्तूनिस्तान की आजादी। ये सर देखिए सब आता है सर। ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ बलूचिस्तान कहां से आ गया। मैं कह रहा हूँ बलूचिस्तान में 60-65% लोग पख्तून है, बलोच नहीं है। इट इज अ पख्तून मेजोरिटी स्टेट, जो एरिया ऑफ बलूचिस्तान। सर मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ 50-50 भी है, उसमें से काफी लोग हैं who do not want to stay with Pakistan। मैं ये कह रहा हूँ माइनॉरिटी है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, चलिए माइनॉरिटी है, कितने टेररिस्ट हैं कश्मीर में? 200, 150, 200। पत्थरबाज कितने हैं? पत्थरबाज 20,000 हैं, 30,000 हैं। टोटल पॉपुलेशन कश्मीर वैली की है करीब 70-80 लाख। जो लोग पत्थर फेंकते हैं, ये जो टेररिज्म करते हैं, वो 0.5% है, 0.5% भी नहीं है, वो दे लेस देन 0.5%। तो ये पाकिस्तान में पूरा जो हो गया ना कि सारा कश्मीर, 1965 में पाकिस्तान ने जब अखनूर पे चढ़ दौड़ा था, अटैक करा था, पाकिस्तान के बैटल प्लान का सबसे बड़ी ये चीज थी कि साहब जो कश्मीरी मुसलमान है वो हथियार लेके खड़ा हो जाएगा, वेलकम करेगा। एक कश्मीरी मुसलमान आज तक खड़ा नहीं हुआ। कारगिल की लड़ाई हुई, एक खड़ा नहीं हुआ बंदा, जबकि कारगिल एरिया इज मुस्लिम मेजोरिटी, शिया है वहां पे, इट्स अ शिया मेजोरिटी एरिया कारगिल, और पूरा का पूरा वहां पे एक बंदा खड़ा नहीं हुआ। तो देखिए जमीनी हकाइक जो है ना, ये थोड़े से अलग हैं।
हम लोग पाकिस्तान में कौन सी चीज सेल करते हैं, कौन सी चीज बेचते हैं पाकिस्तान में कि चल जाए, लोग इमोशनल हो जाएं। आपने बोला कि साहब हम ये कश्मीर डे मनाएंगे और ये डे मनाएंगे, और लोगों को वो फरवरी में मार्च में कभी मनता है कश्मीर डे, तो आपका तो जब भी है तो ये मनाएंगे, लेकिन जमीनी हकाइक जो है, ठीक है, मैं ये मानने को तैयार हूं कि वहां पे अगर मैं बोलूं कि जी सभी बहुत मुतमईन है, सभी बड़े खुश हैं इंडिया से, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इंडिया से सभी खुश तो दिल्ली में भी नहीं है, सब लोग कंप्लेंट करते हैं इंडिया में। ये तो हमारी वैभव की 4 चीजें होंगी, मैं खुश नहीं हूं, मुझसे पूछिए मैं खुश नहीं हूं। हर एक बंदा इंडिया में कंप्लेन करता है, ये डेमोक्रेसी के रंग है, कोई बात नहीं। आखिरी बात, ये जो हम बात करते हैं ना, कश्मीर में किलिंग हो रही है, ये सब हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, कश्मीर से ज्यादा किलिंग तो यूपी में होती है। क्या बात कर रहे हैं आप, इतना सा कश्मीर है, आप लोगों ने उसको बना दिया थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। अरे उससे ज्यादा यूपी में, बिहार में, बंगाल में किलिंग होती है। मुझे तो एक ये चीज सब जी आप पूछिए। कहना चाहूंगी, एक चीज ब्रिगेडियर साहब, मैं मेजर साहब आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी इससे पहले कि मैं जाऊं आगे, वो ये कि हर कोई, जैसे कोई बलोच हो जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है या अलग होने की बात कर रहा है, चाहे अल्ताफ हुसैन हो MQM के लीडर, आप क्यों उन सबके साथ हमें नजर आते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि आप उनके साथ बात करके उस चीज को और हवा दे रहे हैं? अल्ताफ भाई मेरे बड़े भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं अल्ताफ भाई, हम उनकी इज्जत करते हैं अल्ताफ भाई की। जो आपके मरी हैं, जो बुकती हैं, बलोच हैं, ये सब भाई हैं। सर मैं अल्ताफ भाई की इज्जत करता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। 25,000 people of MQM have been killed in Karachi in operations. He has got the complete list. उन्होंने मेरी 25,000 कहाँ से आ गए? मैं कराची में रहता हूँ, मुझे सर मैं आपको सर उसी तरीके से आ गए जैसे आप लोग कहते हैं ना 3 लाख कश्मीरी मार दिया, वही है सर। ये तो सर एक बड़ी मशहूर गजल है सर, बड़ी मशहूर गजल है सर, गुलाम अली की। ये बातें छोटी बातें ये लोगों ने फैलाई हैं सर। ठीक है, उन्होंने 25,000 बोला, मैंने तो नहीं गिने, हो सकता है 24 हो सकता है, 20 हो सकता है, 15, आई डोंट नो। उन्होंने जो बोला मैंने वो बात करी, मैंने तो जाके गिना नहीं। लेकिन ये बात है कि कराची हैज बीन अ वेरी वायलेंट सिटी, अब नहीं है वायलेंट। एक जमाने में कराची बहुत वायलेंट हुआ करती थी, वहां पे डेली किलिंग्स होती थी कराची में, अब नहीं होती, अब काफी कम हो गई। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है ना कि जैसे लोग कहते हैं ना कि आपने साहब 80,000, अच्छा कोई, मैं ये नहीं समझ पा रहा आज तक, कोई कहता 10 लाख फौज है कश्मीर वैली में, 10 लाख के पैर रखने की जगह नहीं है कश्मीर वैली में आर्मी की। वो कह रहे अच्छा टोटल इंडियन आर्मी 12 लाख की है, 10 लाख कश्मीर में, तो बाकी इंडिया के बॉर्डर्स कौन गार्ड करते हैं? देखें इसमें बात ये है कि एक चीज मुझे बताइए कि यूपी में बिल्कुल किलिंग होती होंगी ऐसे, क्या यूपी में या इंडिया ने और अपने किसी भी स्टेट में कभी पैलेट गन फायर की है? अपने लोगों को ब्लाइंड किया, अंधा किया, जिस तरीके से वहाँ किया जाता है। और कश्मीर में कश्मीरी तो हमें लग रहा हर रोज वहाँ पर ये जो लोग खड़े होते हैं हजारों की तादाद में, जो बेचारे स्ट्राइक कर रहे होते हैं, उनके पास तो कोई हथियार नहीं होता, आप तो उनको मार रहे हैं। फौज इस तरीके से जुल्म से उनको पीट रही है, उनके बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं। अभी आपके सामने ये जो एक बच्चे का इंसिडेंट हुआ है, 3 साल का बच्चे के सामने उसके नाना को मारा, उसको शहीद कर, फिर बच्चे को भी गाड़ी में चाल ले गए, भाई उधर चलो उसके रिलेटिव को दे दो, वो क्यों, उस बच्चे की क्या फीलिंग होगी? ये तो चीजें और इंसिडेंट नहीं कहीं होते हैं, ये तो हमें समझ नहीं आता है, ये तो कोई एक चीज नहीं है। तो ये चीजें हमें देखने की है कि पैलेट काम जो है ये इनके ऊपर क्यों फायर करते हैं, और कश्मीर में ये प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूँ कि आप अगर इतनी प्रॉब्लम है, अब ये 11 महीने हो गए, लॉकडाउन तो खत्म करते हैं, 5 जगह सारा लॉकडाउन खत्म करें, लोगों को ओपन कर दें, देखें क्या दे आर विद यू, दे वांट कि आपके साथ क्या वो बोलते हैं, आपको कोई ना कोई डर है तो इसलिए आप लॉकडाउन नहीं खोल देना। तो आई थिंक दिस इज द मेन पॉइंट जो हमें समझना चाहिए। मैं अगर जवाब, आई एम सॉरी मैं वैभव का टाइम खा गया पूरा, वैभव माफी चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ना कि पैलेट गन्स इसलिए इंट्रोड्यूस करी गई थी कश्मीर में। पैलेट गन्स वही हैं जो बैंक वाले गार्ड्स रखते हैं 12 बोर की। चलो लोअर पेट में मारो, टांगों में मार दो, आंखों में तो नहीं मारो। सर मैं आपको बताता हूँ, उसमें क्या है ना कि ये बहुत बड़ी चीज है, मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये राम रहीम करके एक गुरु था इंडिया में, जब उसको अरेस्ट करा तो उसके फॉलोअर्स ने काफी वो करा। 39 पीपल वर किल्ड इन पंचकुला। पंचकुला हरियाणा में है, कश्मीर में नहीं है, वहां पे 39 लोगों को मारा। इंडियन स्टेट इज वेरी कैटेगोरिकल इन दिस, कश्मीर हो या पंजाब या फिर वो फैक्ट्री हो तमिलनाडु में, ठीक है, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा। अगर किसी को लगता है कि कश्मीरियों को सिंगल आउट, मैं आपको इंडिया में 10 केसेस बता सकता हूं, और वो जो 39 मरे थे वो 39 के 39 हिंदूज थे, उसमें एक आधा सिख कोई होगा,
39 के 39 हिंदूज थे जो मारे गए थे, मार दिया, बोल दिया सरकार ने, ठोको उनको। अब हुआ है ये सच है। आप तो ये सब जो चीज है। दूसरी चीज, ये जो दादा का बच्चे का केस बताया, वो मस्जिद से फायर करा था टेररिस्ट, और जो बच्चे को ले गए थे उसको चॉकलेट देके उसके घर में हैंडओवर करा था, और उसके पहले वो बच्चा साइकेट्रिस्ट के पास गया था बिकॉज ही वाज वेरी डीपली डिस्टर्ब्ड। किसी के दादा को क्रॉस, देखिए बात ये ना, और उसके जो खानदान वाले कह रहे हैं, मैंने एक सवाल पूछा तो लोगों ने बोला कि वह बात तो ठीक है, उनकी जो बेटी थी, बेटी कह रही है जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मेरे बाप को मार दिया। मैंने पूछा कि, मैंने उनको बोला कि उनसे जाके पूछना, आप थे वहां पे, आप थे वहां पे। ये एक इम्तियाज हुसैन है, वेरी फेमस ऑफिसर, बड़ा जाबाज अफसर है कश्मीर पुलिस का। इम्तियाज हुसैन ने अपना एक एग्जांपल दिया था ट्विटर में, उनकी 14 साल की कजन को मारा टेररिस्ट ने, 14 साल की कजन को मारा। उनका ट्वीट है इम्तियाज हुसैन के, आप ट्विटर हैंडल पे जाइएगा, ब्लूटिक हैंडल है उनका। इम्तियाज हुसैन साहब ने बोला कि मेरे कजन सिस्टर को मारा, बहुत पहले की बात है, और मेरे घर पे फोन आ गया कि तुम ब्लेम करो कि बीएसएफ ने मारा है। कह रहा है ये कश्मीर है जहां पे लाशें बिकती हैं, डेथ सेल्स, ये पूरा। देखिए, तो हमें एक बात समझनी होगी। दूसरी चीज ये है ना कि ये हम लोग जो इतना हर चीज को रोमांटिसाइज कर देते हैं, ये कोई रोमांटिक चीज नहीं है। हुर्रियत वालों का घर चलता है इससे। ये पैसे का एक बहुत बड़ा गेम है जो चल रहा है कश्मीर में। यस, डेफिनेटली पीपल आर डिससैटिस्फाइड, देयर आर मेनी पीपल इन कश्मीर हु आर डिससैटिस्फाइड, राइट। लेकिन ये जो चाहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि आप करवा लीजिए प्लेबिसिट, देखिए जो चीज नहीं होने वाली, मुझे नहीं लगता कि उसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। और यहां तक एज एन इंडियन मैं कहूंगा, वैभव मुझसे अग्री करेंगे, अगर ये प्रॉब्लम 100 साल तक और चलती है तो चले, वी विल सस्टेन फॉर द नेक्स्ट 100 इयर्स। हम 1984 से सियाचिन सस्टेन कर रहे हैं, वी विल कीप अप। देखिए, हिंदुस्तान का एक मैं क्लियर कट बात दूं, इमोशनल बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, मुझसे कई साल सीनियर हैं, मैं ब्रिगेडियर साहब के सामने अर्ज कर रहा हूं, नो नेशन विल कॉम्प्रोमाइज ऑन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ही इज अ पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर, ही विल नेवर कॉम्प्रोमाइज। बंदे कट जाएं, ये 1 इंच जमीन अपनी नहीं देंगे ब्रिगेडियर साहब, कुछ हो जाए, सही हो गलत हो बात की बात है। He will never compromise on Pakistan's territorial integrity. Similarly, I will never compromise. हमारे जितने, ये देखिए साहब, साफ सीधी बात है, ये कभी नहीं होने वाला, ये कभी नहीं होगा। अगर आपको सोल्यूशन ढूंढना है कश्मीर का, that solution must be within the pages of the Constitution of India. Constitution of India के बाहर अमेरिका आ जाए कोई, ट्रंप ने 4 बार बोल दिया मैं कश्मीर में कहूंगा, इंडिया ने बोला जी हटो यहाँ से, चाइना ने बोलने की कोशिश करी, कुछ नहीं होगा। ये बताइए, अगर ऐसे हुआ तो पाकिस्तान भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हटेगा, पाकिस्तान भी वो कश्मीर पे अपना डिस्प्यूट जो है वो उसको क्लेम में खत्म नहीं करेगा, तो ये देख विल कीप ऑन गोइंग। इसलिए सो दैट्स अ इशू, जब एक डिस्प्यूट रिकॉग्नाइज्ड है, डिस्प्यूटेड एक एरिया को जिसको रिकॉग्नाइज हुआ है, उसको फिर हल तो निकालेंगे, कोई ना कोई हल निकलेगा। ऐसे तो नहीं चल रहा कि आपके नहीं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कर लिया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट में, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट कि कश्मीर जो है इसको रिजॉल्व करना है, इट्स पार्ट ऑफ पाकिस्तान। हम क्लेम करते हैं, आप क्लेम करते हैं, देन कोई हल तो निकलेगा ना बैठ के, या बैठ के मसाइल करेंगे, लड़ाई होगा। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तरफ जाऊंगी फिर वैभव का टाइम हमने खा लिया। वैभव सॉरी यार, आप बोलो प्लीज। जी वैभव जी, आपके चैनल पे हर उसको जगह दी जाती है जो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा हो, चाहे वो आपका फेवरेट है, वो मैं कुछ नहीं कह सकती। जैसे मेजर साहब ने कहा कि जी अल्ताफ हुसैन बड़े पसंद है, तो इसी तरह से बलोचिस्तान के बारे में भी आप चलाते रहते हैं, और आजकल उज़ैर बलोच का यहाँ पे बड़ा शोर मचा हुआ है, वो भी जरूर आपने देखा होगा। तो जीआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी यही है कि जी इंडियन इंटेलिजेंस भी जो है वो भी कुछ खबरें ले रही थी कि कहाँ कहाँ पर आर्मी के जो है वो हेडक्वार्टर्स हैं, और उनसे कुछ कैचेस वगैरह भी लिए हैं। तो क्यों आप लोग मुसलसल इस चीज को जो है सपोर्ट करते हैं? खुद तो आप चाहते हैं आपके मामले में कोई बोले नहीं, और पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल काम हो रहा है। दूसरे कराची स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी यही कहा गया था कि उसमें इंडियन इन्वॉल्व थी, कहीं ना कहीं मैं इन्वॉल्व था, मुझे बोला था। आपकी तो 2 एफआईआर भी कट चुकी है। बिल्कुल, एफआईआर कट चुकी है जी, क्या करें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, तो आपने उज़ैर बलोच का नाम लिया। अच्छा, ये अली जैदी को ये जो नई जीआईटी मिली है घर पे उनके, ये मिली कैसे है? और उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शरारती साफी ने पूछा कि अच्छा, वो जो शख्स आया था जो आपके गार्ड को दे के चला गया ये लिफाफा क्या खाकी कलर का था? तो उन्होंने कहा जी 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 खाकी कलर का था। ठीक है, सो ये लिफाफा कहाँ से आया ये भी हमको पता है, ठीक है। ये नई जीआईटी कहाँ से आई जिसमें किसी का साइन नहीं है? जो जीआईटी पीपल्स पार्टी ने जमा कराई थी, जो दिखाई थी, वो जीआईटी पे आईएसआई का साइन है, आईबी का साइन है,
बाकी आपके जितने इदारे हैं नेशनल सिक्योरिटी के, सबका साइन है। अली जैदी की तो जेआईटी में किसी का साइन नहीं है, और आया वो खाकी लिफाफे में है। ठीक है, तो ये एक चीज देख लें। और उजैर बलोच तो आपके मिलिट्री इंटेलिजेंस का बंदा है, उसको रॉ ने कैसे उसको हायर कर लिया? इसका मतलब है कि रॉ बड़ा अच्छा काम करती है। फिर आप जबरदस्ती आप लोग क्लेम करते रहते हैं कि आईएसआई नंबर 1 है। अगर आपके एमआई के बंदों को रॉ हायर कर ले रही है तो ये तो मतलब अब इससे ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया आपने। तीसरी चीज, ये उजैर बलोच ने मारा किसको था? ये जो लियारी में जो पूरी गैंग वॉर चल रही थी, किसको मार रहे थे? ये एमक्यूएम वालों को मार रहे थे ना। तो जो हाँ, तो एमक्यूएम वाले तो रॉ एजेंट हैं आपके हिसाब से। तो यानी कि रॉ एक आदमी को पैसा दे रही थी अपने एजेंट मरवाने के लिए। मतलब ये तो कमाल ही हो गया फिर तो। ठीक है। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी साहब को, ब्रिगेड साहब को बड़ा अफसोस हो रहा था कि उस बच्चे को इस तरह से उठा के लेके गए और उसके सामने जो है उसके दादा को मार दिया। सर साहिवाल में पिछले साल एक केस हुआ था, वहां पे उस दो बच्चियों के सामने उनके पूरे परिवार को गोली मार दी, माँ को भी मार दी, बाप को भी गोली मार दी। किसने मारी थी? आपके यहाँ सीटीडी वालों ने मारी थी ना। और उसमें क्या एहतसाब हुआ आज तक? ठीक है, या एक भी बंदे का कन्विक्शन हुआ? या उन दोनों, वो जो दोनों बच्चियां थी जिनको मीडिया जो है उनके पीछे पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता वो साइकोलॉजिकली उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा जब आप छोटी छोटी बच्चियों के सामने माँ बाप को गोली मार दी जाए। ठीक है, और घेर करके मारा था, बीच सड़क पे मारा था, गाड़ी रोक के मारा था। आप यहाँ कोई बात करता है इसके ऊपर? आपने कभी कहा कि भाई इसमें क्या बना इस केस में, या ये जो बंदे थे इनको इंसाफ हम दिलवाएंगे? इमरान खान ने बड़ी बातें करी थी कि हम इनको इंसाफ दिलवाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो केस आज भी वही है जहां पे 1 साल पहले था वो। आपने कहा कि डैम जो है वो हम हाइड्रो पावर बना रहे हैं चाइना यहाँ पे। सर अगर चाइना डैम बना रहा है तो सर फिर ये डैम फंड आपकी हुकूमत क्यों कलेक्ट कर रही? तो वो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, वो डैम बनाते बनाते डैम फूल बना गए पूरी कौम को। ठीक है, वो गायब है, वो दिखते ही नहीं है। कोई बंदा बेचारा मोबाइल से 10 रुपए दे रहा था अपने बैलेंस से, कोई 50 रुपए दे रहा था। और इमरान खान ने भी जो अपील की थी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनसे कि भाई आप इसमें पैसे डालें। साकिब निसार साहब तो लंदन, कनाडा और पता अमेरिका कहाँ कहाँ जाकर के वो बड़े बड़े चेक्स, जैसे वो क्रिकेट मैचेस में वो बड़े वाले चेक मिलते हैं ना, तो वो साइज के चेक्स जो है ले लेकर के फोटो खिंचवाते फिर रहे थे। तो सर वो डैम फंड कहाँ गया? उसमें कितने पैसे इकट्ठा हुए? ये इसका हिसाब किसी के पास नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है। और लास्ट पॉइंट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सर देखिए, जहां तक बात कश्मीर की है, सर कश्मीर का मसला जो है ना, आधा मसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लास्ट ईयर सुलझा दिया था अगस्त में, और इंशाल्लाह आधा जो मसला है वो समय के साथ सुलझ जाएगा। लेकिन जो जैसे मेजर साहब ने कहा कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सर आपने कहा ना, मेजर साहब ने बात ही शुरू करी थी इसी पॉइंट से कि भाई आप बात करें कश्मीर की, किसने रोका है? आप 100 साल नहीं, आप 200 साल 2000 साल बात करें कश्मीर की, आपको बात करने से किसी ने रोका है? आप कश्मीर का मसला उठाएं यूएन में, यहाँ वहां, चाहे जहां आपको उठाना हो, आप अपने स्टैंड से पीछे ना हटें। लेकिन अगर टेररिज्म होगा, कोई बंदा गन उठाएगा, सर यहाँ दिल्ली में शाहीन बाग में बैठ करके लोगों ने और जेएनयू में लोगों ने खड़े होकर नारे लगाए कि भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी। तो सर यहाँ पे सर बड़े तमाशे चलते हैं सर डेमोक्रेसी में ना सर। डेमोक्रेसी इज द डांस ऑफ स्टूपिडिटी। यहाँ सब कुछ चलता है, यहाँ पे दुनिया भर का तमाशा चलता है। मोदी को दरिंदर मोदी और उसको खूनी, कातिल, बहुत तरह के वर्ड्स लोग यूज करते हैं। क्या मोदी ने कभी जवाब दिया? मोदी ने इमरान खान के एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया आज तक। और लोग के पास टाइम है ना। हाँ, और इमरान खान ने कम से कम 500 ट्वीट किए होंगे अगस्त से लेकर अभी तक, एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया मोदी ने। तो ये सर डेमोक्रेसी में ये होता है, जब एक जो बंदा इलेक्टेड होता है ना, वो एक इलेक्टेड बंदे की तरह सोचता है, और जो सिलेक्टेड होता है वो सिलेक्टेड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसका ट्विटर हैंडल भी कोई तीसरा बंदा चला रहा होता है, वो खुद नहीं चलाता। तो सर ये बात थी, और मैं बस एक कंक्लूड करने लगा हूँ बिकॉज मुझे टाइम थोड़ा कम मिला था। तो ये हाँ, तो और लास्ट चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर गन किसी ने भी उठाई, आपके यहाँ पे किसी ने गन उठाई, आपकी स्टेट टॉलरेट नहीं करेगी। उसी तरीके से हमारे यहाँ भी अगर कोई गन उठाएगा तो स्टेट टॉलरेट नहीं करेगी, मारेगी। हमने सर फौज कोई दिखाने के लिए 26 जनवरी की परेड के लिए तो रखी नहीं है। ठीक है, जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स होंगे सर उनको मारते रहे, उनको मार रहे हैं, उनको मारते रहेंगे। सर ये जो अवार्ड्स बने हुए हैं, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, सर ये भी तो देने होते हैं ना। तो सर वो चलेगा मामला। अभी इसमें एक चीज आपने बताई वैभव जी, जो कराची में अटैक हुआ था उसमें कहा गया था कि इंडियन इन्वॉल्वमेंट है, और मेजर साहब पे तो 2-3 FIR भी कर चुकी हैं। तो जाए प्रूव कर दे, तो जाए सबके सबूत ले, और यूनाइटेड नेशन में सबूत लेके गया
और सैंक्शन कराया, डिक्लेयर कराया टेररिस्ट जो है हाफिज सईद को, मौलाना मसूद अजहर को, वैसे आप भी जाएं सबूत लेकर के और प्रूफ कर दें कि अजीत डोवाल या मेजर गौरव वारिया या जो भी लोग हैं ये टेररिस्ट हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अगर पाकिस्तान में कुछ हो तो यही कहा जाता है कि इंडिया इन्वॉल्व है, और अगर इंडिया में कुछ हो तो फौरन पाकिस्तान पे क्यों अटैक? वो आपकी रियासत की मजबूरी है ना, क्या करेगी, और आप लोग भी अपनी इनकॉम्पिटेंस कैसे छुपाएगी? उसमें बात है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये तो हमें डाउट नहीं है कि इंडिया में तो कुछ चिड़िया, आप ये बताएं अब वो कौन सा जमाने के कबूतर आ गया और कबूतर पाकिस्तान तक पैगाम लेके वहां पर चला गया किसी एजेंट के पास। अभी आपने टिड्डी दल पे लगा दी कि पाकिस्तान ने टिड्डी दल भेज दिया इंडिया की तरफ। अभी ये इस तरह की एलिगेशन तो देर, वो एक मजाक उड़ाने के लिए बात होती है जो उस दिन नाग उस्मानी से ने भी बात की है। इस तरह की तो ब्लेम इंडिया में तो कोई चिड़ी भी परे पार कुछ करेगी ना तो पाकिस्तान का नाम होगा। हम 10 दफा सोचते हैं ब्लेम करने के लिए। पाकिस्तान में रॉ, बलोचिस्तान में, कराची में जो कुछ किया है, चाहे वो आप MQM लंदन एलिमेंट्स के साथ, अल्ताफ हुसैन ओपन कहता है कि मुझे अभी अनवर हुसैन ने भी कहा कि मैं रॉ पैसे देती है, हमें ये करते थे, हम ये करते हैं। तालिबान ने कहा कि उनके स्पोक्स पर्सन है कि इंडिया में ट्रेन करता है पाकिस्तान में टेररिज्म के लिए। और फिर नेक्सिस है रॉ का और NDS का, ये भी हमें पता है सबको। मेरे गौरव ने ओपन ने कहा कि मेरे पास तमाम कॉन्टैक्ट्स हैं हर चीज़ के। उन्होंने खुद कहा जी हम सब कुछ कर रहे हैं, करेंगे। ये कितना बड़ा स्टेट टेररिज्म है जब आप ऐसी बात करते हैं। पाकिस्तान ने कभी ओपनली कहा कि जी हम इंडिया में टेररिज्म करेंगे, हम यूपी में सिखों को सपोर्ट करेंगे, या हम एनसलाइट मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे, या हम को और प्रॉब्लम करेंगे? पाकिस्तान की हम अपने मसाइल में पहले गिरे हुए हैं, हम इन चीज़ों में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। वी कांट अफोर्ड नाउ। अभी बड़ी मुश्किल से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हुई है, बड़े अच्छे तरीके से काम हुई है। टेररिज्म देखें, टेररिज्म बंदूक उठाना इज डिफरेंट, आर्म फ्रीडम स्ट्रगल इज डिफरेंट। इसको डिफाइन करने का भी और नो, मेरे बहुत भाई फौजी बंदा है, ही नोज इट कि व्हाट इज फ्रीडम स्ट्रगल और बेस्ड आर्म पे एक टेररिज्म है, बहुत फर्क है, इस पे कोई डाउट नहीं है। जब आप किसी को सप्रेस करेंगे, किस पे कब्जा करेंगे, बाकी नौजवान हथियार उठाएंगे, लड़ेंगे, छुपते रहेंगे, जितना मर्जी लड़ाई होती रहेगी, होते रहेगी। डैम्स की जो बात थी, वी मस्ट हो कि पाकिस्तान में दोनों डैम बनने शुरू हो गए हैं, बादशाह डैम भी और मोमन डैम भी, दोनों बन रहे हैं। बहुत स्पीड, बहुत बड़े हाइडल डैम ये पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने अपनी कोलैबोरेशन से बना रहे हैं। ये स्टार्ट हो गया काम और बड़ी स्पीड पे हो रहा है। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो रहा, बिकॉज वी नो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चीप इलेक्ट्रिसिटी एंड दैट इज वाइटल। ये तो उसके ऊपर हो रहा है। MQM का इशू ये है, लंदन MQM, यस नॉट ऑल, आई नेवर से कि MQM के बहुत मोहब्बत वतन लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। जो कुछ एलिमेंट थे वो पाकिस्तान ने, हमारी यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस ने और फिर पोलिटिकल बिल के साथ अंडरस्टैंडिंग वो खत्म कर दिए, दे हैव फिनिश्ड। अल्ताफ हुसैन को प्रॉब्लम ये कि साइड लाइन, ही इज इररेलेवेंट, नाउ MQM इज आउट ऑफ लंदन, इसलिए अब वो बहुत प्रॉब्लम खत्म हो गई है। लेकिन अभी भी ओपनली जो है, ये जो कराची के स्टॉक एक्सचेंज का इंसिडेंट हुआ है या चाइनीज एम्बेसी का हुआ था, इसके सारे 2+2 जब हमने किए तो सारा पता चल गया कि कहाँ से ये हुआ, कौन इन्वॉल्व था, क्या चाहते हैं। हाइब्रिड वॉर आपने ओपनली किया कि हम पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में ये करेंगे। आपके जी जवाल हैं वो इंडिया पाकिस्तान में रह के चले गए इतना अरसा, उन्होंने ओपन जाके कहा। आपके नरेंद्र मोदी ने ओपनली कहा कि हमने बांग्लादेश में, यस हमने किया, ये बांग्लादेश को तोड़ दिया, इस पाकिस्तान को आपने स्टेटस, पाकिस्तान तो ऐसी कोई बात नहीं की है। ये हमें, और फिर ये जो साइबर का बात की गई थी, देखिए पुलिस हाई हैंडेडनेस हर जगह होती है, इट विद द पुलिस रॉन्ग एक्शन, पूरी कौम ने उसको किया, बहुत ज्यादती की गई। कोई इसको, हम कोई नहीं कहता कि गलत, ये अच्छी बात की नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो कश्मीर इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर गेम, वहां पर आप जो आपके सामने जो स्ट्राइक्स होती है, औरतें बच्चे बूढ़े होते हैं, वो तो अनआर्म्ड होते हैं, उनके पास तो कोई, आप ठीक है जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं आपकी फौज से लड़े, उनको करें, लेकिन नॉट कि आप उनको अंधा कर दें। पैलेट गन होती है टांगों में फायर करने के लिए, आंखों में, चेस्ट पे, मुंह पे फायर करने के लिए नहीं होती है। एक तो ये हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए, और ये कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे ट्रेन हो जाएंगे सर। तो इसलिए ये बात करने की ये नहीं, वो कमेंट के लिए पहले मेजर गौरव आपकी तरफ चलूंगी, 1 मिनट आप प्लीज, लास्ट कमेंट आपकी तरफ। मैं सिर्फ ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब ने ये बोला ना कि ये टेररिस्ट अलग होता है और फ्रीडम फाइटर अलग होता है, तो मेरा ब्रिगेडियर साहब से ये सवाल है सर कि लश्कर तैयबा वाले जो हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं कि टेररिस्ट हैं, और जो BLA वाले हैं
वो फ्रीडम फाइटर हैं कि टेररिस्ट हैं, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं ये एक सेकंड सर, मैं ये आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले मैं लास्ट कमेंट वैभव जी से भी ले लूं ताकि दोनों के फिर रिप्लाई आप दे दें। जी वैभव, लास्ट कमेंट आपकी तरफ। अच्छा सर, ब्रिगेडियर साहब ने बात करी थी कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने ये बोला। सर तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन था एहसानुल्लाह एहसान, जिसने ये बात बोली थी जो अभी आप कोट कर रहे थे, वो है कहाँ सर? वो आप लास्ट टाइम जब ये हमने सुना था तो वो पाकिस्तान आर्मी की कस्टडी में था। फिर हमने सुना कि वो तुर्की भाग गया है। कैसे भाग गया? अच्छा, वो पेशावर में रहता था और जहां वो रिहाइश पजीर था पेशावर के जिस मकान में, उसकी रिपोर्टिंग आपके यहाँ मीडिया ने करी कि देखिए भाई फला मकान में रहता था वो। और फिर उसके बाद वो आज की डेट में कहाँ रहे? क्या वो टर्की में है या इस्लामाबाद में है? ठीक है, तो सर ये कुछ ये कुछ चीजें हैं जब आप कोट करते हैं तालिबान के स्पोक्स पर्सन को, तो उसका जो तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड ये है। और वो बंदा उसी टीटीपी का मेंबर था जब एपीएस पेशावर का केस हुआ था, जब बच्चों को वहां पे मारा गया। और इंडिया के हर एक स्कूल ने सुबह मॉर्निंग में 2 मिनट्स का साइलेंस ऑब्जर्व किया था पूरे इंडिया में। उसके पार्लियामेंट इवन हाँ, और वो भी था और पार्लियामेंट ने भी किया था और इंडिया के हर एक स्कूल ने किया था 2 मिनट का साइलेंस अगले दिन सुबह। तो इंसानियत की बात ये है। अच्छा, कालाबाग डैम बन गया, अगर कालाबाग डैम बन गया तो नहीं बना, लेकिन आप 2 डैम बन जाएंगे, ये बेफिक्र है। 2 डैम और मोमेंट डैम दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ। सर बी क्लियर अबाउट। आई होप कि बन जाए, पाकिस्तान की नीड है ये। क्योंकि जब कालाबाग डैम जैसा बना था, अगर उसी तरह ये दोनों डैम भी बन गए तो सर फिर वो मसला हो जाएगा। तीसरी चीज ये है, आपके जनरल हमीद गुल थे, उन्होंने रॉ पे इल्जाम लगा दिया था कि कालाबाग डैम जो रॉ ने नहीं बनने दिया। अगर रॉ इतनी पावरफुल थी कि उसने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया तो ये दोनों डैम भी नहीं बनने देगी फिर। तो ये चीज है सर। और लास्ट में अपना सबमिशन देना चाहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के जो मसले है ना, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ये कि इंडिया के और पाकिस्तान के जितने भी मसले हैं वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन उसकी हर एक बात, इवन बात करने के बिना जो प्री कंडीशन है वो ये है कि जितने भी सर्कस हाउसेज हैं, लश्कर तैयबा, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, लश्कर, ये दुनिया भर के जैश ए मोहम्मद, ये सब आपको बंद करने पड़ेंगे। और आपने जो हैवीली जो आर्म्ड किए हुए ना अपनी यहाँ जो पॉपुलेशन जो है ये टेररिस्ट ग्रुप्स को, आपको इनको डिसआर्म करना पड़ेगा। तभी जा करके ये, जब तक टेररिज्म बंद नहीं होगा तब तक बात नहीं होगी, चाहे वो मोदी की गवर्नमेंट हो चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो। कांग्रेस जैसी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट ने भी टेररिज्म के ऊपर आपसे बात नहीं करी थी। देखिए, इसमें इशू ये है कि बीएलए की बात की, बीएलए तो अमेरिका ने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दी है। इसको तो आप छोड़ देना इस बात को, बीएलए को सपोर्ट, लश्कर को, बीएलए को किसने किया है मुझे बताइए? पाकिस्तान में बैन, पाकिस्तान में मौलाना अजहर, चाहे अजहर मसूद हो या वो हाफिज सईद हो, सब अरेस्टेड हैं, दे आर अंडर डिटेंशन। लेकिन द इशू इज के पाकिस्तान की अदालतें हैं इंडिपेंडेंट। आप डोजर होते हैं, हम कहते हैं डोजर थे, आप डोजर नहीं देते हैं। आपको स्टेट ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान को लगा दिया, आपको प्रॉपर वेरीफाइड स्टेट को रिस्पांस तो देना उसकी। जस्ट वन पॉइंट कि सर आप ये पाकिस्तान से बड़ा ये आर्गुमेंट आता है कि वो सब अरेस्ट हैं और वो सब जेल में। सर लखवी का बच्चा हुआ था सर, वो जेल में था, 2 साल तक जेल में था, उसके घर में बच्चे हो रहे। सर ये कैसे हुआ था कमाल, जरा सर मुझे ये समझाएं। ये मैंने नहीं सुना, ये आपसे सुन रहा हूँ, मेरे नॉलेज में। अरे सर ये ऑन द रिकॉर्ड है सर। देखिए पाकिस्तान में एक बच्चा हुआ था, एक बच्चा हुआ था, उसका बेटा हुआ था जब वो जेल में था, एक बच्चा हुआ था। देखिए लड़ाइयाँ ये चलती रहेंगी। आप जो बात कर रहे हैं टेररिज्म, पाकिस्तान इज नॉट इन्वॉल्व नाउ। पाकिस्तान देखिए, पहले आप लोग भी छेड़छाड़ कर रहे थे, आईएसआई भी करती है, रॉ भी करती है, इस पर कोई डाउट नहीं है। दोनों, जब आप ये सोचना शुरू करेंगे, देखिए आईएसआई वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज करते हैं, इट्स अ बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको आपको भी पता है। कोई जितने भी मेरिट हैं, आईएसआई टॉप। नंबर 2 बात यह कि इसको टेररिज्म को खत्म करने के लिए आप पाकिस्तान के जो एक हेजमोनिक डिजाइन है ना आपके, और यू फील के पाकिस्तान स्टम्बलिंग ब्लॉक है, वो इसको छोड़ दें। आपसे भूटान में नाराज हो गया, आपसे, आपके सामने इस वक्त नेपाल आपसे निकल गया, जो नेपाल आपका टोटल कंट्रोल में लैंड लॉक कटी लाइक अफगानिस्तान की तरह, वो निकल के चाइना ने उसको ले लिया। पाकिस्तान, श्रीलंका, इवन बांग्लादेश आप नाराज हो गया ये सिटीजन जो अमेंडमेंट एक्ट की वजह से। तो आपको अपनी पॉलिसी भी सोचनी है। बिल्कुल इंडिया बड़ा मुल्क है, वी डोंट से, बट देन ऑल सॉवरन स्टेट जो होती हैं वो सॉवरन होती हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे करती हैं। पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट वेरी क्लियर, कश्मीर नीड टू बी रिजॉल्व। कश्मीर पाकिस्तान क्लेम करता है,
ये एक यूनाइटेड नेशन का चार्टर्ड है, शिमला एग्रीमेंट में भी है। इसके ऊपर आप यूनिलेटरी जो 94 का आपने कॉन्स्टिट्यूशन लिया है, कोई भी लें, ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये चलता रहेगा तो झगड़े चलते रहेंगे। इसलिए और फिर खास तौर पे नरेंद्र मोदी को पॉलिसी भी चेंज करने की जरूरत है। एक टोटल आप इस वक्त एक्सट्रीमिज्म की चले जाएंगे, वो नहीं चलेगा। इसको आपको आपका पुराना जो आपकी एक शनाख्त थी वो उसको लेके चलना पड़ेगा, और साथ ही साथ लिव टू लर्न पीसफुली विद नेबर्स। दैट इज माय मैसेज टू द आवर इंडियन फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, वैभव जी और ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच। वैसे मैं शो क्या 1 मिनट में पहले इसको कर लूं।